हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लासेस पर। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में अच्छे से लगे होंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल या फिर बेसिक ऑफ सिविल, जो कि मैकेनिकल एंड सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो आज हम इसके टॉप 25 क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपके ऑनलाइन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपको पता होगा कि हर एक सब्जेक्ट का 25 क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, जो कि 50 मार्क का होगा और आपको जो टाइम दिया जाएगा 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो इसके हिसाब से आपको हर एक क्वेश्चन पर 2 मिनट मिल रहा है। 2 मिनट मतलब लगभग ही मिल रहा है ऐसे ही। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया यहाँ पे कि प्रथम श्रेणी की दो ईंटों को परस्पर टकराने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। तो प्रथम श्रेणी की जो ईंटें होती हैं, अगर वो टकराते हैं आपस में, तो कौन सी ध्वनि उत्पन्न होगी? मंदन वाली होगी, या फिर तीव्र होगी, या फिर धात्विक होगी, या फिर इनमें से कोई। देखिए इस प्रकार से अगर हम प्रथम श्रेणी की ईंटों को लें और आपस में टकराव करें इनका, तो आपको पता है कि किस प्रकार से ध्वनि उत्पन्न होती है। एक प्रकार से धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखते हैं क्या है कि प्रकाष्ठ के रेशे होने चाहिए। देखिए प्रकाष्ठ के जो रेशे होने चाहिए, क्या होने चाहिए? ऑप्शन में दूर दूर होने चाहिए, या फिर सीधे एवं पास पास होने चाहिए, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए जो प्रकाष्ठ के रेशे होते हैं क्या होते हैं दोस्तों? वो सीधे एवं पास पास होते हैं। क्या होते हैं? सीधे एवं पास पास। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखते हैं क्या है कि सीमेंट की संपीड़न सामर्थ्य तनन सामर्थ्य लगभग कितनी गुनी होती है। अब देखिए सीमेंट की संपीड़न सामर्थ्य और तनन सामर्थ्य की जो हमारी कितनी गुनी होती है? 8 से 10% होती है। क्या होती है? 8 से 10 गुनी होती है। और यहाँ पे 20 से 30 गुनी रॉन्ग हो जाएगा, 30 से 40 वाला भी रॉन्ग हो जाएगा, और इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं, क्योंकि कोई ना कोई होगा ही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 8 से 10 गुनी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखते हैं क्या है कि सीमेंट निर्माण की किस विधि में कच्चे पदार्थों की स्लरी बनाकर भट्टी में पकाई जाती है। अब देखिए सीमेंट निर्माण की किस विधि में? कठोर वाली विधि में, या फिर गीली वाली, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्योंकि जो गीली विधि होती है सीमेंट निर्माण की, इस विधि में हम क्या करते हैं? जो कच्चे पदार्थ होते हैं उनकी स्लरी बनाते हैं और भट्टी में क्या करते हैं? पकाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते चलें, और दोस्तों में अपने इस चैनल को सेव भी करते चलें। और दोस्तों देखिए वीडियो को पूरा वॉच किया करें, ताकि जो है आपको जो क्वेश्चन हो अच्छे समझ में आए। और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है कि निर्दोषता परीक्षण में चूने में उपस्थित किसका बताया जाता है। मतलब निर्दोषता जो परीक्षण होता है उसमें जो चूना होता है उसमें उपस्थित किसका पता लगाया जाता है? मिट्टी का, या फिर बालू का, या फिर मुक्त चूने का, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें जो हम पता लगाते हैं किसका लगाते हैं? मुक्त चूने का लगाते हैं। क्योंकि जो मुक्त चूना होता है इसका जो हम परीक्षण करते हैं निर्दोषता परीक्षण के द्वारा ही करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखते हैं क्या है। अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पे कि ईंट को पकाने पर मिट्टी में उपस्थित डाट डाट पिघलकर समस्त तत्वों को परस्पर बांधने का कार्य करता है। मतलब जब ईंट को हम पकाते हैं तो मिट्टी में उपस्थित क्या चीज़ होता है जो पिघलकर समस्त तत्वों को परस्पर बांधने का कार्य करता है? ऑप्शन है वो मिट्टी होती है, या फिर वो चीज़ चूना होता है, या फिर सिलिका होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सिलिका हो जाएगा। क्योंकि जो सिलिका होता है दोस्तों, वो क्या होता है? पिघल करके ना क्या करता है? परस्पर बांधने का कार्य करता है। जो तत्व उसमें उपस्थित होते हैं उनको परस्पर बांधने का अच्छे से कार्य करता है। तो ये सिलिका ही होता है, एक प्रकार से बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं क्या है। अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि किस बोर्ड द्वारा ताज़ी ढली हुई ईंटों का हस्तन किया जाता है। मतलब किस बोर्ड द्वारा? पैलेट बोर्ड द्वारा, या फिर लकड़ी के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? किस बोर्ड के द्वारा हम कहते हैं? यहाँ पे पैलेट बोर्ड। मतलब एक प्रकार से बोर्ड का नाम होता है पैलेट बोर्ड, जो कि लकड़ी का ही बना होता है। तो यहाँ पे आपको अगर आपको लकड़ी मतलब समझ में आ रहा है तो लकड़ी नहीं, यहाँ पे इसका जो नाम होगा पैलेट होगा। तो पैलेट बोर्ड के द्वारा हम क्या करते हैं? ताज़ी ढली हुई ईंटों का हस्तन करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखते हैं क्या है। अच्छा क्वेश्चन ये भी है। तो देखिए क्या है कि किस मिल द्वारा यांत्रिक विधि से ईंट निर्माण हेतु मिट्टी तैयार की जाती है। किस मिल द्वारा हम यांत्रिक विधि से ईंट निर्माण के लिए मिट्टी तैयार करते हैं? ऑप्शन है पग मिल द्वारा, या फिर इस प्रकार से कई ऑप्शन दे सकता है। तो हम यहाँ पे अगर हम बात करें तो पग मिल जो होती है उसके द्वारा हम क्या करते हैं? यांत्रिक विधि से ईंट का निर्माण करते हैं। तो आपको ये चीज़ आपको अच्छे से याद होना चाहिए क्वेश्चन। और बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखते हैं क्या है कि किसी पदार्थ को हवा के संपर्क में लाल गर्म करना या जलाना कहलाता है। मतलब कोई भी ऐसा पदार्थ हो जिसको हम हवा के संपर्क में लाल गर्म करते हैं और जलाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं?
भंजन बोलते हैं, या फिर निस्तापन बोलते हैं, या फिर वाष्पीकरण बोलते हैं, या फिर अवशोषण बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, निस्तापन हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो निस्तापन होता है, आपने पढ़ा होगा कि निस्तापन की परिभाषा यही होती है कि किसी पदार्थ को हवा के संपर्क में गर्म करना क्या होता है, निस्तापन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, देखते हैं क्या है। अच्छा क्वेश्चन ये भी है, देखिए कि साधारण पोर्टलैंड सीमेंट बाज़ार में उपलब्ध होता है। तो साधारण पोर्टलैंड सीमेंट बाज़ार में उपलब्ध होता है, कितने केजी का होता है, 100 केजी की बोरे में, या फिर 75 केजी की बोरे में, या फिर 50 केजी की बोरे में, या फिर 25 केजी की बोरे में। अब देखिए आप अगर आपका मतलब मकान वकान बन रहा होगा तो आपको पता ही होगा कि सीमेंट जो आता है वो आप आज जान लीजिए कितने बोरे में आता है, 50 केजी का बोरा। तो जो मतलब जो सीमेंट का बोरा होता है 50 केजी का होता है। तो उस 50 केजी के बोरे में क्या होता है, सीमेंट को रखा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करते चलें, और दोस्तों में चैनल को शेयर भी करते चलें। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 11 की सुकार्यता बढ़ाने के लिए प्रायः किस मिलावे का प्रयोग करते हैं। अब देखिए सुकार्यता वर्केबिलिटी को अगर बढ़ाना है तो हम किस पदार्थ को मिलाएंगे, सॉरी यहाँ पे प्रायः किस मिलावे का मतलब जो मिलावा होता है, गोल मिलावा, वर्गाकार मिलावा, महीन मिलावा, इस प्रकार से एक प्रकार से मिलावा होता है। तो हम किस मिलावे का यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन ए वर्गाकार, या फिर ऑप्शन बी गोल, या फिर महीन मिलावा। तो यहाँ पे जो गोल मिलावा होता है उसका हम यूज़ करते हैं सुकार्यता को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, देखते हैं क्या है कि कंक्रीट की सामर्थ्य बहुत हद तक किस अनुपात पर निर्भर करती है। अब कंक्रीट की जो सामर्थ्य होती है वो किस अनुपात में निर्भर करेगी, जल सीमेंट अनुपात पर, चूना सीमेंट अनुपात पर, दोनों पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे जो जल सीमेंट अनुपात होता है, जल और सीमेंट का जो अनुपात होता है उसी पे हमारा जो कंक्रीट सामर्थ्य होता है निर्भर करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, देखते हैं क्या है कि नदियों से प्राप्त होने वाला रेत किस श्रेणी का माना जाता है। अब देखिए जो नदी से रेत प्राप्त होता है रिवर से, तो वो किस श्रेणी का माना जाता है, निम्न श्रेणी का, या फिर उच्च श्रेणी का, या फिर दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, उच्च श्रेणी का माना जाता है। क्योंकि नदी से प्राप्त होता है, इसलिए कि इसको क्या मानते हैं, उच्च श्रेणी का मानते हैं। काफ़ी मतलब अच्छे उसमें तत्व मिले होते हैं, तो यही वजह है। और बाकी मतलब उसमें जो क्या कहते हैं, उसके जो क्वालिटी होती है, उसका जो गुण होता है काफ़ी अच्छा होता है। तो इसीलिए उसको हम उस श्रेणी का मानते हैं। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है कि मशीनों को स्थिरता प्रदान करने के लिए उसे किसके द्वारा बांधा जाता है। अब मशीनों को यदि हमें स्थिर रखना है मतलब स्थिरता प्रदान करनी है तो किसके द्वारा हम बांधेंगे, नट के द्वारा, या फिर क्लच के द्वारा, या फिर वोल्टो के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे नट का यूज़ नहीं होगा, क्लच का भी नहीं होगा, यहाँ पे वोल्ट का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, देखते हैं क्या है। अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि मशीनों द्वारा पैदा होने वाले कंपनों का डॉट डॉट न्यू द्वारा हो जाना चाहिए। अब डॉट डॉट क्या हो जाना चाहिए, तो आपको बताना है उत्पन्न होना, या फिर अवशोषण होना, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए मशीनों द्वारा पैदा होने वाले कंपनों का जो अवशोषण होता है, अवशोषण, वो न्यू द्वारा हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा लगा होगा, तो एक बार फिर से देख लीजिए कि मशीनों द्वारा पैदा होने वाले कंपनों का, जो मशीनों द्वारा मतलब कंपन पैदा होते हैं, उनका जो अवशोषण होता है किसके द्वारा हो जाना चाहिए, न्यू। जो हम न्यू बनाते हैं अपना, अगर मान लीजिए भवन वन बनाते हैं या फिर कुछ और बनाते हैं, तो उसमें पहले न्यू बनता है, तो उस न्यू के द्वारा अवशोषण हो जाना चाहिए, जो भी कंपन उम्पन उत्पन्न हो। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है। बाकी देखते हैं क्वेश्चन 16 क्या दिया गया है। यहाँ पे देखिए कि यदि न्यू का न्यूनतम भार मशीन के कुल भार का 2.5 गुना है तो ऑप्शन ए न्यू सुरक्षित है, या फिर न्यू असुरक्षित है, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर न्यू भार पर निर्भर ही नहीं करता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यू भार पर तो निर्भर करेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी रॉन्ग हो जाएगा, और इनमें से कोई ना कोई तो होगा ही। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि न्यू जो होती है सुरक्षित रहती है, क्योंकि उसका जो भार है कुल भार का कितना हो जाता है, 2.5 गुना हो जाता है। तो इसीलिए न्यू हमारी क्या रहेगी, सेफ्टी में रहेगी, सुरक्षित रहेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो अच्छी लग रही होगी और मज़ा भी आ रहा होगा। देखिए इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये जो सीरीज हम 25 की लेकर के आए हैं इस बार, ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे जितने क्वेश्चन बताने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। क्योंकि अब देखिए अब यहाँ से अगर नहीं आएंगे तो कहाँ से आएंगे, क्योंकि आपके बुक ही से तो आएंगे, कहीं से बाहर से तो आएंगे नहीं, इसीलिए इनको आप अच्छे से तैयार करिए। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया है कि सीमेंट की संपीड़न सामर्थ्य होती है। ऑप्शन ए कम होती है, बहुत अधिक होती है,
औसत या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए सीमेंट की जो संपीड़न सामर्थ्य होती है हमारी बहुत अधिक होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 क्या है कि नींव के विफल होने का प्रमुख कारण क्या है। अब देखिए जो नींव बनाई जाती है उसके विफल होने का कारण भी जान लीजिए। ऑप्शन है पार्श्विक दाब, या फिर नींव की मिट्टी से जल निष्कासित होना, या फिर असमान चिनाई हस्तांतरण, या फिर ऑप्शन डी सभी। देखिए नींव का जो विफल होने का कारण है यहाँ पे पार्श्विक दाब भी होता है, और नींव की मिट्टी से जल निष्कासित अगर हो रहा है वो भी एक कारण बन जाता है, और असमान चिनाई हस्तांतरण भी एक प्रकार का इसका कारण है नींव के विफल होने का। तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सभी सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। देखिए क्या है 19 वाला कि शाफ्ट का वह भाग जो बियरिंग के अंदर रहता कहलाता है। अब बियरिंग के अंदर जो शाफ्ट का कैसा भाग रहता है जो कहलाएगा क्या हमारा, जनरल कहलाएगा। मतलब जनरल जो होता है शाफ्ट के अंदर का ऐसा भाग है जो बियरिंग के अंदर ही रहता है, तो हमारा क्या होता है, जनरल होता है। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि साधारण बियरिंग में घर्षण होता है। अब साधारण बियरिंग में घर्षण कैसा होता है, धनात्मक होगा या फिर संपर्क वाला होगा या फिर ऋणात्मक होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो अब देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे संपर्क हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, देखते हैं क्या है। तो अच्छा क्वेश्चन ये भी है। तो देखिए क्या है कि रोलर बियरिंग में रोलर की चक्री के साथ संपर्क होता है। जो रोलर बियरिंग होती है उसमें रोलर की चक्री के साथ संपर्क होता है। अब अरेखीय संपर्क होगा या फिर रेखीय संपर्क होगा या फिर धनात्मक होगा या फिर ऋणात्मक होगा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि जो रेखीय संपर्क होता है वो रोलर बियरिंग में रोलर की चक्री के साथ होता है। तो यहाँ पे रेखीय, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या है यहाँ पे कि फ्लैट अथवा डिस्क क्लच में चालक शाफ्ट पर कौन सी कुंजी प्रयोग की जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है कि फ्लैट अथवा डिस्क क्लच पूछ रहा है, तो इसमें हम क्या करते हैं, कौन से कुंजी का यूज करते हैं। तो ऑप्शन है फेदर कुंजी का या फिर शंख कुंजी का या फिर उड्रफ का या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे जो शंख कुंजी होती है उसका ही हम यूज करते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, देखते हैं क्या है कि निम्न में से धनात्मक क्लच के नाम से कहलाने वाला क्लच है। अब धनात्मक क्लच के नाम से कहलाने वाला क्लच ये क्वेश्चन हमने इसके पहले की वीडियो में बताया था। अब इसमें इसलिए बता रहे हैं कि ये अब आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए। तो देखिए धनात्मक क्लच को एक और नाम से हम जो जानते हैं वो हमारा कौन सा होता है, जबड़ा क्लच होता है। तो जबड़ा क्लच जो होता है वो हमारा क्या होता है, धनात्मक क्लच भी होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया गया है, जो कि इस सीरीज का लास्ट तो नहीं है, लास्ट का सेकंड वाला है। देखिए कि इंजन में अभिघात के दौरान उत्पन्न होती है। अब इंजन में अभिघात के दौरान क्या उत्पन्न होती है, मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है या फिर तीव्र ध्वनि उत्पन्न होती है या फिर कम ध्वनि उत्पन्न होती है या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पे राइट आंसर है जो इसका हो जाएगा कि इंजन में अभिघात के दौरान ध्वनि उत्पन्न होगी, क्या हो जाएगी यहाँ पे, ऑप्शन बी, यानी कि तीव्र ध्वनि उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, जो कि हमारा इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि द्रव प्रवाह के अंतर्गत उसके अणुओं में पारस्परिक घर्षण को कहते हैं। अब द्रव प्रवाह के अंतर्गत जो उसके अणु होते हैं उसमें पारस्परिक घर्षण को क्या बोलते हैं, C10 नंबर बोलते हैं, ऑक्टेन नंबर बोलते हैं, श्यानता बोलते हैं या फिर वाष्पशीलता बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो श्यानता होता है वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए द्रव प्रवाह के अंतर्गत उसके अणुओं में पारस्परिक घर्षण को श्यानता ही बोलते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और आपको इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और देखिए वीडियो को शेयर भी करते रहें अपने दोस्तों में, ताकि जो भी दोस्त हों आपके वो भी अच्छे से एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला पाएँ। क्योंकि देखिए ज्ञान बांटने से क्या होता है, बढ़ता है। तो अगर आप अपना भला चाहेंगे और अपने साथ साथ में किसी और को भी चाहेंगे, तो इससे क्या होता है, काफ़ी अच्छी बात होती है। तो अब देखिए यहाँ पे PDF की बात करें यहाँ पे, तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा टेलीग्राम पॉलीटेक्निकल क्लासेस स्टूडेंट के नाम से। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ से आपको इसका PDF भी मिल जाएगा, और बाकी अदर जितने सब्जेक्ट थे सारे मिल जाएंगे वहाँ PDF। और देखिए इसका जो क्या कहते हैं चैप्टर वाइज, यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं चैप्टर वाइज
आप ड्यूल टाइप क्वेश्चन का वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट बना रखी है एक क्या कहते हैं बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल के नाम से, जो कि सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सभी ब्रांच के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।